नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं त्रिपुरा की सैर पर। और किस पाठ के जरिए? इस पाठ का नाम है कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, जिसके लेखक हैं के विक्रम सिंह जी। लेकिन आइए पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या समझा है। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला यानी कि एक टीवी सीरीज बनाने के सिलसिले में लेखक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। आखिर इस यात्रा का क्या उद्देश्य था? त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44, नेशनल हाईवे 44 से यात्रा करना और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी देना। तो जब लेखक अगरतला से आगे बढ़े तो वह पहुंचे थे टिलियामुरा, और टिलियामुरा में उनकी मुलाकात हुई थी 2 प्रमुख हस्तियों से, जिनका नाम था हेमंत कुमार जमातिया जी और मंजू ऋषिदास जी। हेमंत कुमार जमातिया जी जिला परिषद के सदस्य और मंजू ऋषिदास जी नगर पंचायत की सदस्य। दोनों ही अपनी नई सोच और जन कल्याण भरी सोच से त्रिपुरा में विकास संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे और अपना भरपूर योगदान दे रहे थे। तो समाज कल्याण के कार्यों में उनका योगदान देखकर लेखक बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो अब हम पाठ में पढ़ते हैं आगे, क्योंकि लेखक पहुंच तो गए हैं टिलियामुरा, अब लेखक को करनी है 83 किलोमीटर की और आगे की यात्रा और जाना है मनु कस्बे में। और यह 83 किलोमीटर की यात्रा बड़ी ही कैसी है, रोमांचक तो होने ही वाली है, लेकिन इस यात्रा में थोड़ा सा डर भी है और आतंक का साया भी है। तो कैसे है ये डर का साया, आइए देखते हैं। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टिलियामुरा ही है। अब लेखक ने टिलियामुरा तक तो यात्रा कर ली, वहां पर वो कई लोगों से मिले भी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इसकी काफिलों को किससे सुरक्षा दिलवाई जाती है? सीआरपीएफ की एक पूरी टीम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ डर की बात तो जरूर है। मुख्य सचिव और आईजी इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया, एक रिक्वेस्ट की, एक प्रार्थना की कि वे हमें घेराबंदी में चलने वाले काफिले के आगे चलने दे। क्यों कहा होगा ऐसा लेखक ने? क्योंकि लेखक को तो शूटिंग करनी थी, तो वो आगे चलना चाहते थे। थोड़ी ना नुकर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने क्या शर्त रखी कि लेखक को और कैमरामैन को, मुझे और मेरे कैमरामैन को हथियार बंद गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा। तो आईजी ने तो साफ साफ कह दिया, क्योंकि यह इलाका हिंसाग्रस्त है तो आपको अपने ही जोखिम पर यह कार्य करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वो अलग बात है कि हम आपको पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब डर के साए की बात आती है। हुआ यूं कि काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपनी शूटिंग के काम में व्यस्त था, यानी कि बिजी था। उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि लेखक पूरी तरह से अपने काम में डूबे हुए थे। जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया यानी कि ध्यान नहीं खींचा। तो वहां पर एक सीआरपीएफ कर्मी, उसने कहा, देखो वहां पर जो पत्थर रखे हैं ना, वो हमने एक मकसद से रखे हुए हैं। तो लेखक ने पूछा, आखिर क्यों वहां पर वो पत्थर रखे हुए हैं? अब उस कर्मी ने बताया, दरअसल ये हुआ था कि 2 दिन पहले हमारा एक जवान यहीं विद्रोहियों द्वारा मारा डाला गया था। तो यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, यानी कि एक कंपन सी दौड़ गई। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर
और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूक लिए विद्रोही भी छिपे हुए हो सकते हैं। तो यह इलाका, यह प्रकृति बहुत सुंदर है। कहाँ की? त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा के प्राकृतिक सौंदर्य के तो क्या कहने, लेकिन लेखक के अंदर एक डर भी समा गया था कि यहाँ के जंगलों में कुछ हथियार लिए हुए यानी बंदूक लिए हुए विद्रोही भी छिपे हुए हो सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि लेखक अगरतला से कहाँ गए? टिलियामुरा में गए, और टिलियामुरा से उनको 83 किलोमीटर की यात्रा करके कहाँ पहुंचना है? मनु कस्बे तक। अब बढ़ते हैं हम आगे। त्रिपुरा की नदी और सौंदर्य के बारे में हम जानते हैं। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। जो मनु नदी है वो त्रिपुरा की एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई 167 किलोमीटर है और इसीलिए यह त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी भी है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है और ऐसा लग रहा है कि सूरज मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा है, यानी कि लाल रंग का और जो ये सुनहरी वातावरण हमें नजर आ रहा है, ये शाम का दृश्य हमारे सामने प्रकट हो रहा है। और वहां पर लेखक ने एक और काफिला देखा, एक और समूह देखते हैं। अरे भाई, वो किस चीज का समूह है? चलिए वो भी हम देख लेते हैं। एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला आ रहा था। तो यहाँ पर लेखक जिस काफिले की बात कर रहे हैं वो ये जो बांस हैं इनकी बात कर रहे हैं। एक साथ हजारों बांस बंधे हुए हैं और ये नदी में लहराते हुए जो ये पुल है, कैसा लग रहा है? एक ड्रैगन जैसा लग रहा है। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी और हमारे काफिलों को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति ही वहां पर संभाले हुए थे। तो बहुत ही कम व्यक्ति इस पूरे पुल की सुरक्षा का काम देख रहे थे। तो आइए थोड़ा सा भाषा के विशेष प्रयोग यानी कि अलंकारिक भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जिस अलंकारिक भाषा का प्रयोग हुआ है जिन वाक्यों में, वह देखते हैं। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था। तो यहाँ पर सूर्य का मानवीकरण हुआ है। तो यह है एक अलंकारिक भाषा। एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था। तो इस बांसों के काफिले की तुलना किससे की गई है? एक विशाल ड्रैगन से। तो यहाँ पर है एक उपमा अलंकार। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी। तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषा भी जीवंत, सुंदर हो गई है। त्रिपुरा में क्या क्या घरेलू उद्योग धंधे हैं, उन पर भी हम एक नजर डालते हैं। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है। तो हमने देखा कि यहाँ का जो प्रमुख घरेलू गतिविधि है वो है अगरबत्ती के लिए बांस की पतली सीकों को तैयार करना और बाद में आगे की प्रक्रिया के लिए उन पर क्या करने के लिए, उनको अगरबत्तियां बनाने के लिए कर्नाटक और गुजरात भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं त्रिपुरा में आधुनिक कृषि परंपरा को। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो केरल से आए एक नौजवान निकले। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक बहुत ही प्रमुख प्रशासनिक पद है। आईएएस से बनते हैं जिला अधिकारी। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड्स को खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। तो यहाँ हमें एक नई किस्म के बारे में पता चलता है, ट्रू पोटैटो सीड्स के बारे में, और इनके द्वारा उत्तरी जिले में कृषि में किस प्रकार बदलाव आए हैं यह भी हम अब जानेंगे।
आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। देखिए 1 मीट्रिक टन में अगर हम ग्राम की बात करें तो 10 लाख ग्राम होते हैं। इसके बरक्स, बरक्स मतलब विपरीत, प्रतिकूल, जबकि इसके उल्टे टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफी होती है। यानी कि कहां तो 1 हेक्टेयर भूमि के लिए हमें 20 लाख ग्राम जो है बीज चाहिए, वहीं पर सिर्फ टीपीएस के कितने चाहिए? 100 ग्राम। तो यह तो बेहद आधुनिक और उन्नत तकनीक है, यह है टीपीएस। तो अब ऐसी आधुनिक और उन्नत तकनीक की तो सब जगह क्या होगी, धूम मचनी ही है। तो देखते हैं क्या हुआ। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब ना सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा, जहां पर टीपीएस की खेती की जाती है। तो लेखक को अब न्योता मिला कहां पर जाने का? मुराई गांव जाने का। तो अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। हमने बात की कि त्रिपुरा में क्या किया जाता है घरेलू गतिविधियों में, किसकी बांस की सीकें बनाई जाती हैं, किस चीज के लिए? अगरबत्ती के निर्माण के लिए बांस की पतली सीकों को बनाया जाता है। क्या हमारे देश में और भी घरेलू गतिविधियां या घरेलू उद्योग चल रहे हैं? तो आप खुद विचार कीजिए किन किन क्षेत्रों में हमारे देश में घरेलू उद्योग, लघु उद्योग या घरेलू गतिविधियां की जाती हैं। इसी के साथ आपके लिए है अभ्यास कार्य। आप कीजिए यह अभ्यास प्रश्न। तब तक मैं लेती हूं आपसे विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।